नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं, वस्त्र एवं परिधान, पाठ 26, शोधक पदार्थ। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के बारे में जाना। इसके पूर्व अध्याय में हमने धब्बों के बारे में जाना और धब्बों को किस प्रकार छुड़ाया जाता है। अब हम जानेंगे शोधक पदार्थ। जैसा कि हमने कहा कि हमको हमारी ड्रेस या पोशाक वो होती है, वो एकदम स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरी पहनने में ही मज़ा आता है और उसी के अंतर्गत वो हमारी व्यक्तित्व में चार चांद लगाती है। तो इसके अंतर्गत हमें चाहिए कि जो भी हम ड्रेस पहन रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी, गंदगी रहित हो और उस गंदगी को या उस पसीने को या उस मिट्टी, धूल मिट्टी को हटाने के लिए उस कपड़े को धोना पड़ता है और धोने के अंतर्गत उसको पानी और साबुन से धोना पड़ता है, जैसे कि उस पर धूल, मिट्टी या जो भी गंदगी के कण हैं वो हट जाएं और वो वापस स्वच्छ और सुंदर हो जाए। तो धोने के अंतर्गत उसको पानी और साबुन के साथ धोया जाता है, जैसे वो उज्जवल, दाग रहित और साफ सुथरी दिखे और कोई भी उस पर चिकनाई, कोई भी दाग धब्बा नहीं हो। अगर सामान्य शब्दों में हम शोधक पदार्थों को डिफाइन करें तो शोधक पदार्थ वह पदार्थ है जो जल के साथ मिलकर वस्त्रों की गंदगी को दूर कर देते हैं और उनको स्वच्छ, सुंदर, उजाला, साफ व चमकदार बना देते हैं। और इसी को परिभाषित करने के लिए श्रीमती एसपी सुखिया ने कहा है, वस्त्रों को केवल जल से ही धोना से उनकी गंदगी नहीं छूटती, विशेष करके चिकनाई और पसीने के धब्बे। इसके अंतर्गत हमें शोधक पदार्थों का उपयोग करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है और यदि धुलाई में साबुन का प्रयोग किया जाए तो चिकनाई युक्त दाग, धब्बे, पसीने के निशान मिटा सकते हैं और वह सब निशान कपड़े से हटकर पानी में पायसीकरण करके उसमें तैर जाते हैं और कपड़े को साफ सुथरा, उजला छोड़ देते हैं। शोधक पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं। कपड़ों की सफाई के लिए विभिन्न प्रकार के शोधक पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं। वो क्यों लिए जाते हैं? वस्त्रों की अच्छी सफाई अच्छी तरह से कर सके, किसी भी प्रकार की हानि तंतुओं व वस्त्रों को ना पहुंचाएं, वस्त्रों की गंदगी को इस प्रकार दूर करें कि वस्त्रों को खंगालने या निचोड़ने में वह जल के अंदर घुल के नीचे रह जाए और वस्त्र जो निकल रहा है वो स्वच्छ और सुंदर निकल कर आए। इसके अंतर्गत हम विभिन्न साबुनों का उपयोग करते हैं। आइए उसका अध्ययन करते हैं। वस्त्र की धुलाई के लिए सर्वाधिक प्रचलित शोधक पदार्थ साबुन है। यह वस्त्रों की सतह से आसानी से गंदगी, दाग धब्बों को हटा देने में सक्षम होता है। साबुन वसा अम्लों एवं क्षारों के यौगिक से बनता है। वसीय अम्लों के लवणों को साबुन कहते हैं। इसके अंतर्गत उपयोग के आधार पर साबुन को वर्गीकृत किया गया है। वो है कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, विसंक्रमक करने का साबुन, दाढ़ी बनाने का साबुन, पारदर्शी साबुन। उपयुक्त सभी साबुन को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न सुगंधों और रंगों का उपयोग किया जाता है। आइए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि विभिन्न कौन कौन से साबुन उपलब्ध हैं। साबुन की बट्टी या बार, ये ठोस रूप में चौकोर या रेक्टेंगल रूप में उपलब्ध होती है। ये बट्टियाँ साँचे में डालकर ठोस आकार में बनाई जाती है और इसको बनाने के बाद कागज़ के रैपर या प्लास्टिक के रैपर में लपेटकर एक सामान्य आकार के अंदर उसको कैटेगराइज करके बेचा जाता है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम, वजन, साबुन का नाम इत्यादि प्रिंटेड होता है। अब आता है साबुन की जली। बचे हुए साबुन की चीपियों को पानी के अंदर घोलकर एक सेमी सॉलिड सॉल्यूशन बना दिया जाता है और उसको बोतलों में भर दिया जाता है, जैसे बचे हुए साबुन बर्बाद ना हो और उनका उपयोग किया जा सके। और आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग पानी में घोलकर सोप सॉल्यूशन बनाकर उपयोग में लिया जाता है। फिर आपका आता है साबुन की चिप्पियाँ। ये बहुत सारी बड़ी कंपनियां साबुन के फ्लेक्स या चिप्पियाँ बनाती है, जिनको हम बॉटल में भरकर बेचा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर 1 या 2 चिप्पी का निकालकर
हाथ धोने के काम में लिया जाता है या कपड़े धोने के काम में लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत आता है दूसरा साबुन का घोल। बाजार में कई ब्रांडेड का साबुन तरल अवस्था में उपलब्ध है। ये कम क्षार युक्त होता है। ये हाथ धोने के, कपड़े धोने के विभिन्न प्रकार के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अंतर्गत आता है साबुन का चूर्ण या डिटर्जेंट पाउडर। ये कई प्रकार के चूर्ण बाज़ार में उपलब्ध हैं। बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियां इसका निर्माण करती है। इनमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम परबोरेट जैसे क्षार एवं साबुन मिले होते हैं। इनसे वस्त्र अति शीघ्र साफ तो हो जाते हैं, किंतु थोड़ा बहुत आपके रेशे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के अंतर्गत अब हमने विभिन्न प्रकार के साबुनों के बारे में जाना कि कौन कौन से साबुन बाज़ार में उपलब्ध हैं, किंतु अब हम ये जानेंगे कि आखिर इन साबुनों का निर्माण कैसे किया जाता है और कौन कौन से पदार्थों का इनमें सम्मिलित किया जाता है जिस प्रकार इस साबुन का निर्माण किया जा सकता है। आइए, पहला है वसा। वसा साबुन के निर्माण का एक प्रमुख भाग होता है। ये अम्ल तथा ग्लिसरीन युक्त होता है। साबुन बनाने में दो तरह के वसा का उपयोग किया जाता है। एक होता है प्राणिज वसा और चर्बी, दूसरा होता है वानस्पतिक वसा। इस ठोस वसा कहते हैं। इसका साबुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें सभी वसीय अम्ल होते हैं। लार्ड एक बहुत महंगा प्राणिज वसा है जो नहाने के साबुन के अंतर्गत काम में लिया जाता है। फिर आता है आपका वनस्पतिक अम्ल। नारियल का तेल, अलसी का तेल, सोयाबीन, जैतून, अरंडी का तेल, रतनजोत का तेल इत्यादि प्रकार के तेल आपको साबुन के निर्माण में उपयोग में लिए जाते हैं। प्राणिज व वानस्पतिक स्रोत वाले वसाओं को मिलाकर साबुन का निर्माण किया जाता है। तेलों की गुणवत्ता और गुणों के आधार पर साबुन बनाने की प्रक्रिया की कीमत पर प्रभाव पड़ता है। जितना अच्छी क्वालिटी का वसा हम उपयोग में लेंगे, उतना वो साबुन चाहे नहाने का हो चाहे कपड़े धोने का हो महंगा होता चला जाएगा। क्षार, ये जो साबुन निर्माण प्रक्रिया में कास्टिक सोडे अथवा कास्टिक पोटाश का प्रयोग किया जाता है। सोडियम सिलिकेट, ये एक क्षारीय पदार्थ है। ये चमकीला दानेदार होता है। ठोस व तरल पदार्थ के साबुनों में मिलाकर बनाया जाता है। सोडियम सिलिकेट उत्तम स्वच्छ एवं शोधक गुणों से युक्त होता है, परंतु साबुन बनाते समय निर्धारित मात्रा में ही इसका उपयोग किया जाता है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो कपड़ों पे और हाथों पे नुकसान होता चला जाएगा। इसके अंतर्गत आता है स्टार्च पाउडर। स्टार्च पाउडर पानी के साथ मिलकर जेली जैसा लसलसा सॉल्यूशन बना देता है। साबुन निर्माण प्रक्रिया में मैदा, अरारोट, बेसन का प्रयोग स्टार्च के रूप में किया जाता है। फ्रेंच चॉक और सोपस्टोन, ये 15 से 20% आपके साबुन में उपलब्ध होती है। हालांकि ये कपड़े धोने के अंतर्गत कोई कार्य नहीं करती, लेकिन ये आपके डिटर्जेंट या साबुन के वजन को बढ़ाती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। जो सस्ते साबुन होते हैं उनमें ये अधिक पाया जाता है और जो महंगे साबुन होते हैं उनमें ये कम प्रतिशत में पाया जाता है। नमक, साबुन निर्माण प्रक्रिया में जितनी मात्रा में तेल का प्रयोग होता है उससे 12.5% नमक का प्रयोग किया जाता है। अगर उसमें 100 मिलीलीटर तेल काम में लिया गया है तो 12.5 ग्राम हम उसमें नमक डालेंगे। इस हिसाब से ये उपयोग में लिया जाता है। इसके अंतर्गत आता है रेजिन। रेजिन से स्वच्छ गुण ज़्यादा नहीं होता, फिर भी साबुन का मूल्य बढ़ाने की दृष्टि से साबुन बनाते समय रेजिन मिलाया जाता है। रेजिन की अधिक मात्रा कपड़े में पीलापन प्रदान करती है, इसलिए रेजिन की मात्रा कम ही रखी जाती है। जितने सस्ते साबुन होंगे इनमें ज़्यादा होगा तो वो साफ के संग संग पीलापन भी देते चले जाएंगे। इसके अंतर्गत अब हम देखें कि साबुन कौन कौन सी कैटेगरी से बनाए जाते हैं। एक मृदु साबुन होता है, दूसरा कठोर साबुन होता है। मृदु साबुन सामान्यतः सामान्य पानियों में नॉर्मल वाटर में भी झाग देता है, जबकि कठोर साबुन बहुत ही हार्ड होता है और ये रेशे और कपड़े और हाथ दोनों को क्षति थोड़ी ज़्यादा पहुंचाता है। आइए देखते हैं। मृदु साबुन ठंडी विधि से बनाया गया साबुन। कठोर साबुन गर्म विधि से बनाया जाता है। जल में शीघ्रता से घुल जाता है मृदु साबुन। ये गर्म पानी में ही घुलनशील होता है और देर से घुलता है। ये अधिक झाग देता है। ये
कम झाग देता है और ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। इसमें कास्टिक पोटाश, हल्के क्षार व हल्की वसा, जैतून, लिनसेट तेल के प्रयोग से बनता है। इनमें कास्टिक सोडा, कठोर वसा व तीव्र क्षार, स्टेरीन, पामेटिन वसा मिलाई जाती है, सस्ते वसा मिलाई जाती है। इस तरह के साबुन के उपयोग में कम साबुन समय व श्रम काम में आता है। उसी के विपरीत कठोर साबुन में ज़्यादा साबुन, ज़्यादा समय और श्रम काम में आता है। मुलायम तथा विशेष देखभाल वाले वस्त्र, पतले ऊनी रेशमी वस्त्रों की धुलाई करी जाती है। उसी के विपरीत कठोर साबुन मोटे खुरदुरे वस्त्र की धुलाई के लिए उपयुक्त व उत्तम होते हैं। इसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि हमारा क्या पर्पस है साबुन का उपयोग करने के लिए, उसी प्रकार का साबुन हम इसका काम में ले। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं साबुन का संगठन या साबुन का बेस फॉर्मेशन की उसके अंतर्गत क्या क्या मिलाया जाता है। मुख्यतः वसा व क्षार के भाग होते हैं, परंतु सोडियम सिलिकेट, फ्रेंच चॉक, सोपस्टोन, स्टार्च, नमक व रेजिन आदि का भी उपयोग भी साबुन की मात्रा बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठोस करने के लिए और भराव के लिए किया जाता है। धुलाई में साबुन की प्रक्रिया कि धुलने के लिए साबुन की किस प्रकार उपयोग में किया जाए और कैसे उसको प्रभावशाली बनाया जाए। वस्त्रों को गीला करके जब साबुन लगाया जाता है तो वस्त्र की ऊपरी सतह से मैल और प्रतिरोधक क्षमता शक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे साबुन वस्त्र की जमी चिकनाई एवं मैल गंदगी छोटे छोटे कणों में रिलीज हो जाती है और पानी में घुल जाती है, पानी में पाइसीकरण युक्त हो जाती है और कपड़े का साथ छोड़ देती है। अब इनको साफ पानी से खंगाल दिया जाता है और वस्त्र साफ हो जाता है। इसके अंतर्गत उपयुक्त और उत्तम साबुन के गुण कौन कौन से होते हैं? अच्छी व उत्तम किस्म के साबुन में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमें ये देखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जितना मूल्य हम अदा कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम उत्तम से उत्तम साबुन का उपयोग कर सकें। उत्तम गुण वाले साबुन जल में शीघ्रता से घुलकर अधिक झाग उत्पन्न करते हैं। अधिक क्षार वाले साबुन के उपयोग से वस्त्र पीले पड़ जाते हैं, अतः उत्तम गुण वाले साबुन में क्षार व रेजिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, जैसा कि रेजिन पीलापन देता है और क्षार कपड़े को काटता है। फिर आता है उत्तम साबुन में 30% जल और 61 से 65% वसीय अम्ल प्रस्तुत होता है। उत्तम गुण वाले साबुन त्वचा पर व वस्त्रों पर मुलायम और चिकना होना चाहिए। ये हमें अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं अपामार्जक। सर्वप्रथम 1907 में अपामार्जक का निर्माण किया गया था। कच्चे पेट्रोलियम की रिफाइनरी के अंतर्गत प्राप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अपामार्जक संश्लिष्ट कार्बनिक यौग है जो विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों को मिलाकर विशेष विधि से बनाया जाता है। इनमें आर्द्रता गुण, परिक्षेपण गुण तथा पाइसीकरण का गुण सबसे अधिक विद्यमान होता है, जैसे इससे मैल हटाया जा सके। डिटर्जेंट की गुणवत्ता के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रथम श्रेणी के डिटर्जेंट जो कि अपामार्जक से होते हैं। इनमें शोधक क्षमता व स्वच्छक गुण अत्यधिक पाया जाता है और ये महंगे होते हैं। द्वितीयक श्रेणी में प्रथम श्रेणी के कंपैरिजन में सफाई का गुण या स्वच्छक गुण थोड़ा सा कम पाया जाता है। इनमें मिलावट तो नहीं होती लेकिन शोधक क्षमता कम पाई जाती है, इसलिए द्वितीयक श्रेणी के होते हैं। तीसरी कैटेगरी के अपामार्जकों में कुछ रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे उनकी शोधक क्षमता बहुत कम बढ़ जाती है। ये गहरे रंग के रंगीन व सस्ते अपामार्जकों होते हैं और बहुत ही कठोर साबुन के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं डिटर्जेंट या अपामार्जक का संगठन। साबुन का संगठन देखा, अब अपन अपामार्जक का संगठन देखते हैं। अपामार्जक प्रमुख 6 संघटक होते हैं। क्रियाशीलता उत्पादक अपामार्जक में कुछ तत्वों की उपस्थिति झाग उत्पन्न करने के एवं कुछ की गंदगी दूर करने की क्रियाशीलता होती है। साधारण हल्की घरेलू धुलाई के लिए ये सफलतापूर्वक करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं, परंतु भारी धुलाई के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि भारी धुलाई का मतलब है बहुत ज़्यादा चिकनाई और कठोर सफाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरी आता है निर्माणक तत्व
अपमार्जकों में अतिरिक्त शोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ निर्माणक तत्व भी मिलाए जाते हैं। ये निर्माणक तत्व कार्बनिक, अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं। अकार्बनिक वर्ग के निर्माणक तत्व मुख्यतः फॉस्फेट होता है जो झाग उत्पन्न नहीं होने देता है, ये केवल शोधक क्षमता रखता है। कार्बनिक बिल्डर क्रियाशीलता उत्पादन के फेन को स्थिरता प्रदान करती है। फिर आता है निक्षेपण प्रतिकारक तत्व। अपमार्जक में निक्षेपण प्रतिकारक तत्व भी होता है जिनका कार्य कि गंदगी के कण को जो वस्त्र या वस्तु से पृथक हो चुके उन्हें पुनः उससे ना चिपकने दिया जाए और पानी में घुलनशील करके पायसीकरण कर दिया जाए, और जब वो पानी से निकाले जाए वस्त्र तो उनकी गंदगी उस पानी में ही रह जाए और जो वस्त्र हमें प्राप्त हो रहे हैं वो बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर मिले। फिर आता है सोडियम सिलिकेट। ये प्राय धुलाई के कार्य से संबंधित पात्र, मशीन या उसके पार्ट पुर्जे जो एल्यूमिनियम से बने होते हैं उनके लिए होता है। एल्यूमिनियम धातु से बने वॉशिंग मशीन में एजिटेटर, फैन तथा वॉशिंग मशीन बेस बने हुए होते हैं। ये इन प्रकार किसी भी प्रकार से क्षति प्रभाव ना पड़े इसके लिए अपमार्जक में सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है, और इसलिए अपमार्जक में सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है जैसे जिस बर्तन में हम कपड़े धो रहे हैं उस बर्तन को भी कोई क्षति ना पहुंचे। आइए पांचवा देखें, उज्ज्वलीकरण तथा प्रकाशीय विरंजक। धोने के बाद वस्तुओं में उज्ज्वलापन लाने के लिए अपमार्जकों में व्यवस्था की जाती है। अपमार्जक के प्रयोग के बाद अलग से किसी भी अन्य विरंजक का उपयोग ना किया जाए और उस कपड़े में पीलापन ना रहे और वो सफ़ेद, स्वच्छ और उज्ज्वल निकल के आ जाए, इसलिए उज्ज्वलीकरण अथवा विरंजक, प्रकाशीय विरंजक उसमें डाला जाता है। छठा है जंग विरोधी तत्व। धातु की और हाथों की त्वचा की रक्षा के लिए अपमार्जक में संरक्षक या जंग विरोधी तत्व भी मिलाया जाता है, जैसे जिस भी बर्तन में धो रहे हैं उस वो जंग ना पकड़े और आपके हाथ भी सुरक्षित रहे। इसके अंतर्गत सुगंध भी मिलाई जाती है। कई प्रकार के अपमार्जकों में कई प्रकार की सुगंधें मिलाई जाती है, जैसे जब आप कपड़े धो रहे हैं तब उसमें एक भीनी खुशबू आए और आप उस विशेष प्रकार के अपमार्जक या डिटर्जेंट के दीवाने होकर उसको उपयोग करते रहें। डिटर्जेंट की प्रक्रिया। अपमार्जक को ठंडे, गर्म तथा कठोर, मृदु सभी प्रकार के जलों में घोला जा सकता है। अत्यधिक आर्द्रक क्षमता होने के कारण जल में शीघ्र से घुल जाते हैं। ये जल के सतही दबाव अथवा वस्त्र के प्रतिरोधक को कम करके जिससे ये जल के साथ मिलकर वस्त्रों के रेशों के भीतर तक पहुंच जाते हैं और पूर्णतः वस्त्र की गंदगी को निकाल कर वस्त्र से दूर करके पानी में घोल देते हैं। अब उत्तम डिटर्जेंट के कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में जानें। उत्तम डिटर्जेंट के गुण इस प्रकार हैं कि उसमें अपमार्जक क्षार रहित होते हैं, ठंडे, गरम, कठोर, मृदु सब प्रकार में जल के में घुलनशील होते हैं, अधिक आर्द्रता क्षमता वाले होते हैं, मशीन के पुर्जे व हाथों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जल के सतही तनाव को और वस्त्र के प्रतिरोधक क्षमता को कम करके धुलाई प्रतिरोधक क्षमता शीघ्रता से कर देते हैं, वसा के उत्तम पायसीकरण होते हैं, सफ़ेद व रंगीन कपड़ों की सफाई प्रभावशाली ढंग से करते हैं, श्रम, समय व धन की बचत होती है, अपमार्जकों के वस्त्रों पर गंदगी दोबारा नहीं सटती, कण जल्दी से विलंबित हो जाते हैं। अपमार्जक से वस्त्रों को धोना आसान है क्योंकि वस्त्रों को खंगालना सरल है। आवश्यकता अनुसार ही इसका उपयोग इसके अपव्यय को बचाता है। अगर हम इसका ढंग से उपयोग करेंगे तो इसके अपव्यय से भी बच सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट कर देता है। अगर ड्रेस में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस डेवलप हो रहा है तो उसको भी ये मार देता है। उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के बाद एक जागरूक उपभोक्ता को वस्त्र के अनुरूप अपमार्जक, साबुन या डिटर्जेंट का खरीदार करना चाहिए। बाजार में कुछ शोधक पदार्थ ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं तो कुछ वस्त्रों एवं रेशों की प्रकृति के अनुसार होते हैं। कुछ सस्ते व कुछ महंगे भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव में आए बिना शोधक पदार्थों का क्रय करना चाहिए, चयन करना चाहिए, वस्त्रों को हटाने के में उपयोग में लेना चाहिए। इसके अंतर्गत आइए अपन अब ये कंपैरिजन देखें कि हमें साबुन यूज़ करना है या डिटर्जेंट अपमार्जक यूज़ करना है। आइए इसका कंपैरिजन देखते हैं। साबुन का निर्माण प्राकृतिक वसा व क्षार से किया जाता है, वहीं डिटर्जेंट का निर्माण रसायनों से व पेट्रोलियम उत्पादकों से किया जाता है। ये कम प्रभावशाली है, ये अत्यधिक प्रभावशाली है। इसमें साबुन के गुण और
अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। कठोर जल में ये कम प्रभावशाली है, मृदु जल में ही अधिक प्रभावशाली है। ये किसी भी प्रकार के जल में प्रभावशाली रिजल्ट देता है। साबुन के प्रयोग से श्रम व शक्ति दोनों का व्यय होता है। इसके उपयोग से श्रम और शक्ति दोनों का बचाव होता है। साबुन में विरंजक पदार्थों का समावेश नहीं होता। अतः सफ़ेद वस्त्रों में चमक लाने के लिए अन्य साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें विरंजक पदार्थ मिले हुए होते हैं, अतः सफ़ेद कपड़ों में चमक लाने के लिए आपको कोई अत्यधिक विरंजक का उपयोग लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सूक्ष्म जीवन साबुन से पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव पूर्णतः नष्ट कर दिए जाते हैं। वस्त्रों की सतह पर साबुन रगड़ने से बार बार होने वाले घर्षण से कारण वस्त्रों पर व रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं और रोए उत्पन्न हो जाते हैं। डिटर्जेंट में वस्त्रों को धोना सरल है, इसमें कोई घर्षण नहीं होता, इसलिए वस्त्रों का कोई नुकसान नहीं होता और कोई रोए उत्पन्न नहीं होते हैं। दाग आसानी से नहीं छूटते, इसमें दाग आसानी से छूट जाते हैं। साबुन हाथों को नुकसान पहुंचाता है, डिटर्जेंट या अपमार्जक हाथों को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाता है। वस्त्रों का रंग निकलने का भय होता है। डिटर्जेंट से धोने पर वस्त्रों का रंग निकलने का भय नहीं होता है। तो आशा करती हूँ इस पाठ के अध्ययन के अंतर्गत आपने शोधक पदार्थों के बारे में जाना, कौन कौन से साबुन उपलब्ध है, साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है, डिटर्जेंट के कौन कौन से विघटित अपमार्जक हैं जिनके अंतर्गत उनका निर्माण किया जाता है, कौन सा मृदु साबुन है, कौन सा कठोर साबुन है, किस प्रकार साबुन और डिटर्जेंट उपयोगी हैं, ये हमने जाना और नोट किया। आशा करती हूँ कि आपने इसका पूर्ण अध्ययन करने के लिए नोटबुक में लिख लिया होगा और इसके दूसरे भाग के अंतर्गत मैं प्रश्नोत्तर लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक इसको याद करते रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए।